इस लड़के का नाम कार्ल है। वह अपने माता पिता के साथ एक दूर दराज के गांव में रहता है। उसके पिता एक मकई किसान के रूप में काम करते थे। अपने पिता को हर दिन कड़ी मेहनत करते हुए देखकर उसे अपने पिता के लिए खेद हुआ और उसने उनकी मदद करने की पहल की। पहले तो उसके पिता ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि कार्ल को अन्य बच्चों की तरह पढ़ाई और खेलने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वह बार बार जिद करता रहा, जिसके बाद आखिरकार उसके पिता ने उसको मदद करने की इजाजत दे दी। कुछ साल बाद कार्ल बगीचे में काम करते करते बड़ा हो गया। अचानक उसकी माँ उसे तैयार होने के लिए कहने आई और बात बदल गई। आज संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक सैन्य ट्रेनिंग के चुनाव में भाग लेने के लिए कार्ल के प्रस्थान का दिन है। उनके अलग होने के पल में उनके पिता ने उनसे वादा किया था कि वह कभी भी दुखी होकर गांव नहीं लौटेंगे। हालांकि उनके पिता को अभी भी ये शब्द कहने पड़े, क्योंकि वह चाहते थे उनका बेटा अपने परिवार के बारे में सोचे बिना काम पर ध्यान दे और शहर में एक सफल व्यक्ति बनने में सक्षम हो। लेकिन जब वह सैन्य अड्डे पर पहुंचा तो कार्ल सिर्फ एक रसोइया बन गया। उस समय अमेरिकी सेना ने काले लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। सेना को अब भी लगता है कि काले लोग गुलाम हैं, उन्हें गोरे लोगों के पैरों के नीचे काम करना पड़ता है। अगले दिन कार्ल और उसके दोस्तों ने अपनी कक्षा में एक व्हाइट स्टूडेंट को तैराकी करते हुए देखा। उसके दोस्त ने समझाया कि गोरे लोगों और काले लोगों के तैराकी के तरीके अलग अलग होते हैं। इसके बारे में उसने सोचा कि इसे अलग करने की आवश्यकता क्यों है, फिर भी वे दोनों मानव हैं। फिर वह लापरवाही से तैराकी में लग गया। जब कार्ल आया तो वहां मौजूद सभी लोगों ने तुरंत उसका अपमान किया, यहाँ तक कि जहाज के कप्तान ने अपने सहायक को हेमी को बाहर निकालने का आदेश दिया। घटना के आधार पर उसे सजा कक्ष में बंद कर दिया गया। जब जहाज का कप्तान आया तो उसने कहा कि वह कार्ल की तैराकी की गति से प्रभावित है। कप्तान ने उसे बचाव तैराकी टीम में डाल दिया। ये सुनकर कार्ल बहुत खुश था। उसने तुरंत एक पत्र लिखा, अपने माता पिता को सूचित करने के लिए पत्र लिखा। अगले दिन समुद्र के बीच में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होते देख घबरा गया। जहाज के कप्तान ने तुरंत एक गोताखोर को हेलीकॉप्टर पायलट को बचाने का आदेश दिया। लंबे इंतजार के बाद गोताखोर ने आखिरकार उसे बाहर निकाला। गोताखोर का नाम प्रमोद है। वह एक है नौसेना में मास्टर चीफ के पद वाले गोताखोरों में मास्टर चीफ टॉप गोताखोरी टीम है। दुर्भाग्य से भले ही पायलट को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। तब एक दूसरा गोताखोर सह पायलट को बचाने के लिए उतरता है, जो अभी भी समुद्र में है। यहाँ एक गोताखोर केवल एक व्यक्ति को बचा सकता है, क्योंकि उस वर्ष गोताखोर के कपड़ों का वजन उससे अधिक था। दूसरे गोताखोर को नीचे जाने में 200 किलोग्राम का वजन लगा। सुरक्षा रस्सी टूट गई, जिससे गोताखोर तुरंत समुद्र के तल में गिर गया। फिर रविवार को बिना वेट सूट पहने उसे बचाने के लिए हताश होकर कूद गया। अंत में वे दोनों जीवित रहने में सफल रहे। इस घटना के बाद उनके फेफड़े बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से ठीक होने तक दोबारा गोता लगाने से मना कर दिया। डॉक्टर का फैसला सुनकर वह बहुत निराश हो गए और उन्होंने वहां हंगामा किया। अगले दिन उनसे हिसाब लेने की कोशिश की गई। ट्रायल में कल के हंगामे के लिए कार्ल कैप्टन सहित पूरी सैन्य नौसेना मौजूद थी। फिर उसे डाइव टीम के कोच के रूप में पदोन्नत करने का फैसला किया गया। जब ट्रायल खत्म हो गया तो कार्ल कैप्टन के पास गया और डाइविंग ट्रेनिंग में भाग लेने की इजाजत मांगी। मुख्यालय उन्होंने कहा कि वह कल चीफ संडे के बचाव को देखकर आश्चर्यचकित थे और अब वह चीफ संडे की तरह एक रक्षक बनने के लिए डिटरमिन है। उस दृढ़ संकल्प को देखकर कप्तान का दिल पिघल गया और उन्होंने अगले दिन उन्हें तैराकी डिवीजन से डाइविंग डिवीजन में डिवीजन बदलने की अनुमति दे दी। वह ट्रेनिंग शिविर में पहुंचे। जब गार्ड को ड्यूटी का पत्र दिया तो गार्ड उलझन में दिखे, क्योंकि अब तक किसी भी काले व्यक्ति को समुद्री बेस में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। चीफ संडे आने में ज्यादा समय नहीं था। बाहर आने पर पता चला कि वह गोता शिविर में कोच होगा। कार्ल फिर वहां आने का उद्देश्य बताता है, लेकिन चीफ संडे ने इसके बजाय यह कहकर उसका मजाक उड़ाया कि वह काला आदमी गोताखोर बनने के लायक नहीं है। काले लोग सिर्फ रसोइया बनने के लायक हैं। यह सुनकर अपने अपमान के कारण कार्ल केवल चुप और धैर्यवान ही रह सकता। चीफ संडे के जाने के बाद वह गेट पर तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि चीफ संडे वापस नहीं आ गया। वह कार्ल को गेट के बाहर अभी भी देखकर परेशान हो गया। फिर वह उसे अपने गांव वापस ले गया, लेकिन कार्ल ने मना कर और कहा कि वह उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह निश्चित रूप से नौसेना का सदस्य बनेगा। उसके डिटरमिन को देखते हुए आखिरकार उसे शिविर में जाने दिया गया। स्नो हिल नाम के एक छात्र ने उससे बातचीत की। वह एकमात्र व्हाइट व्यक्ति था जो त्वचा के रंग की परवाह किए बिना कार्ल को नमस्ते कहने को तैयार था। फिर उन्होंने बताया कि शिविर का लीडरशिप मिस्टर पप्पी स्नो हिल नाम के एक पूर्व नौसैनिक ने किया था। फिर उन्हें उनके हॉस्टल के कमरे में ले जाया गया।
वहां एक नया व्हाइट स्टूडेंट देखा गया जिसने कार्ल के आगमन को स्वीकार नहीं किया। जब चीफ संडे आए तो उन्होंने वहां सभी छात्रों को समझाया कि कार्ल अब शिविर में स्टूडेंट ट्रेनिंग शिविर का हिस्सा है। कोच की बातें सुनकर अन्य छात्र एक एक करके हॉस्टल से बाहर निकल गए और कहा कि काले लोगों के साथ एक ही कमरे में सोने से बेहतर है कि नौसेना से बाहर निकलें, जब तक कि केवल कार्ल ही न बचे। रात में बर्फ की पहाड़ी के साथ वह कार्ल को उठने के लिए मजबूर करता है और उसे बाहर खींचता है, यहाँ तक कि उसे पानी भी देता है और कहता है कि अब से कार्ल को उस स्थिति का पता होना चाहिए जो वह आलसी होने के लायक नहीं है, क्योंकि चीफ संडे काले लोगों को स्वीकार करता है। उसका नाम अब कलंकित हो गया है। कार्ल वहाँ केवल कोच की यातना से बचने में सक्षम। अगले दिन कार्ल की पहली ट्रेनिंग शुरू होता है। चीफ संडे ने समझाया कि इससे पहले अभ्यास में बहुत से लोग असफल होंगे, क्योंकि तैराकी और गोताखोरी दो अलग अलग चीजें हैं। जो स्नो हिल को जानता है वह सबसे अच्छा तैराक है। उसके होम टाउन में उसने स्नो हिल डाइविंग कौशल का परीक्षण किया। गोता लगाने में सक्षम नहीं होने के कारण उसने तुरंत स्नो हिल को टेस्ट से बाहर कर दिया। दिन बीतने के बाद कार्ल ने अन्य छात्रों के साथ ट्रेनिंग जारी रखा जब तक कि लिखित परीक्षा नहीं आ गई उसे खराब ग्रेड मिले। अधिकारी सूचित किया जाएगा। यदि अगली परीक्षा में फिर से खराब स्कोर आता है तो उसे सेमेस्टर ब्रेक के दौरान ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा। उसने स्टडी करने के लिए शहर के लाइब्रेरी में जाने का ऑप्शन चुना। वहाँ उसकी मुलाकात जो नामक लाइब्रेरियन से हुई। वह एक स्टूडेंट है जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है, लेकिन जब कार्ल ने पूछा उसने उसे अध्ययन के लिए गाइडलाइन देने से इनकार कर दिया और कहा कि नौसेना के बारे में पाठ बहुत कठिन था और कार्ल को समझने में कई महीने लग गए। कार्ल की रुकावटों को देखते हुए उसने अंततः उसे अध्ययन में मदद करने का फैसला किया और आखिरकार कार्ल एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने में कामयाब रहा। मुख्य संडे गोताखोरी सिखाने के लिए लौट आए। फिर उन्होंने रोरके और अशर नाम के दो नए ट्रेनिंग डूबे हुए जहाज को वेल्ड करने का आदेश दिया, लेकिन जब अशर फिर से वेल्डिंग कर रहा था तो अचानक जहाज तब तक चला जब तक कि वह बीच में एक खड्डे में नहीं गिर गया। घबराकर अशर की हवा की नली ऊपर से फंस गई। सभी ने रूक और अशर की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनी। कार्ल ने अपनी मर्जी से उन दोनों को बचाने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। चीफ संडे ने उन दोनों को बचाने के लिए 5 मिनट का समय दिया, इससे पहले कि उनकी हवा खत्म हो जाए। 5 मिनट जब वह उन्हें बचा रहा था तो एक डरावनी नाव कार्ल से दूर भाग गई। वह नाराज हो गया, लेकिन उसने अशर की मदद करने और अपने मिशन को जारी रखने पर ध्यान केंद्रित किया। और उसके बाद चीफ संडे ने नौसेना कमांडर से पुरस्कार पढ़ा, लेकिन पुरस्कार चला गया। इसके बजाय भले ही कार्ल ने अपने साथियों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, फिर भी कमांडर ने उसकी सेवाओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वह काला था। अन्य छात्र जिन्होंने कार्ल के सब्र को देखा वह हमदर्दी महसूस करने लगे और धीरे धीरे वे अगले दिन उससे दोस्ती करना चाहते हैं। एक दिन उसने गांव में अपने परिवार को फोन किया। उसकी मां ने उसे बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। यह खबर सुनकर वह बहुत दुखी है। उसकी मां ने उसे बताया कि उसके पिता ने जानबूझकर उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया ताकि कार्ल अभी भी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके और अपने पिता की स्थिति के बारे में चिंता किए बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर। उसके पिता जो गंभीर रूप से बीमार थे, उन्होंने फिर जो को अपने साथ आने के लिए कहा। इंतजार करते समय कार्ल के पास एक महिला आई। पता चला कि चीफ संडे की पत्नी ने कार्ल को रोते हुए देखा। चीफ की पत्नी ने कहा कि यह दुख हम दोनों के पास है। हाल ही में वह भी अपनी शादी के दिन के कारण दुखी है। चीफ संडे को उसने अपने साथी के साथ पार्टी करने के बजाय कार्ल को बार में जाने के लिए आमंत्रित किया, जहां उसका पति पार्टी कर रहा था। जब वे बार में पहुंचे तो अचानक नौसेना के सभी सदस्यों की नजर कार्ल पर पड़ी और इसकी सूचना चीफ को दी। चीफ संडे ने तुरंत कार्ल को डांटा और कहा कि काले लोग वहां रहने के लायक नहीं हैं। अपमान सुनकर वह क्रोधित हो गया और पहली बार उसने भावना के साथ अपने कोच के खिलाफ जाने की हिम्मत की। उसने कहा कि उसका कोच भड़वा है क्योंकि वह उससे बेहतर था। जब जो बार में था वह संडे के हंगामे से कंफ्यूज्ड हो गई थी। फिर उसने कार्ल को सांस रोक देने वाली पानी के नीचे की दौड़ के लिए चुनौती दी। यदि कार्ल हार जाता है तो चीफ उसे ट्रेनिंग शिविर से हटा देगा, लेकिन यदि कार्ल जीतता है तो वह जाने देगा। स्नो हिल कैंप में वापस कार्ल, जो अपने कोच के सभी अपमानों से बहुत तंग आ गया था, उसने तुरंत चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। कार्ल ने आखिरकार मैच जीत लिया। कार्ल उलझन में है कि जो क्यों है कहीं नहीं मिला। उसने तुरंत उसका पीछा किया। फिर उसने पूछा कि जो क्यों चली गई। उसने बताया कि वह वहां आने का कारण अलविदा कहने के लिए थी, क्योंकि वह वहां से चली गई थी। उसे शहर से बाहर नौकरी के लिए स्वीकार कर लिया गया था और कल जा रहा था। इसके बारे में सुनकर वह अचंभित रह गया। फिर उसने लापरवाही से जो को प्रपोज करने का साहस किया। उसने वादा किया
कि बाद में ट्रेनिंग पूरा करने के बाद वह उससे मिलने जरूर जाएगा। अगले दिन मिस्टर पप्पी ने चीफ संडे को बुलाया। चीफ से कल की परीक्षा में कार्ल को पास न करने के लिए कहा। भले ही मिस्टर पप्पी नहीं चाहते थे कि कोई भी काला व्यक्ति कैंप से ग्रेजुएट हो, भले ही वे दोनों कार्ल को पसंद नहीं करते, लेकिन चीफ को उस तरह से नफरत थी जिस तरह से मिस्टर पप्पी ने कल के बाद से पर्सनल प्रॉफिट के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। घटना के बाद उसे एहसास हुआ कि कार्ल उससे कहीं बेहतर था, लेकिन फिर भी वह सीनरी के आदेशों को अस्वीकार नहीं कर सका। फिर उसने कार्ल को आदेश जारी किया। वे दोनों बहस करने लगे क्योंकि कार्ल अभी भी परीक्षा देना चाहता था। भावुक चीफ ने तुरंत रेडियो को बंद कर दिया जो कार्ल के पिता ने दिया था। कार्ल को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उसके पिता द्वारा छोड़ी गई एकमात्र चीज डैमेज हो गई थी। अगले दिन जब सभी प्रतिभागी तैयार हो रहे थे तो अनएक्सपेक्टेड रूप से कार्ल आया। उसने आत्मविश्वास से भरी नजरों से अपने कोच की ओर देखा। आखिरकार चीफ के पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने अनुमति दे दी। सभी प्रतिभागियों के तैयार होने के बाद उसे परीक्षा देने के लिए कहा गया। परीक्षा कई लोगों के ऊपर से शुरू हुई, जिसमें परीक्षण किट वाले बैग को पानी में डाला गया। लेकिन जब कार्ल की बारी आई तो मिस्टर पप्पी के आदेश पर बैग को पानी में फेंक दिया गया। उसे कुछ भी पता नहीं था कि वह क्या था। अभी भी उपकरण खोजने की कोशिश में कई घंटे बीत गए। प्रतिभागियों ने एक एक करके सफलतापूर्वक परीक्षा पूरी कर ली, जब तक कि केवल कार्ल पानी में नहीं बचा था। श्री पप्पी जो परीक्षा की निगरानी कर रहे थे तब चीफ से कहा कि कार्ल को पानी में तब तक रहने दें जब तक कि उसकी सांसें खत्म न हो जाएं। उसे एक दुविधा महसूस हुई कि वह मिस्टर पप्पी के आदेशों को अस्वीकार नहीं कर सका क्योंकि उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, जबकि जो काम पर था उसे कार्ल के बारे में बुरा लग रहा था। वह फिर परीक्षा स्थल की ओर भाग गई। देर रात तक कार्ल अभी भी समुद्र के नीचे था। चीफ और ऐसा लगता है कि अन्य स्टूडेंट चिंतित होने लगे हैं। मिस्टर पप्पी दूर से फोन पर चिल्लाते रहे, चीफ से कहते रहे कि चिंता के बीच कार्ल की मदद न करें। आखिरकार उन्होंने बॉस के आदेशों के खिलाफ जाने का फैसला किया और तुरंत अन्य स्टूडेंट को कार्ल को उठाने का आदेश दिया। लेकिन जब उन्होंने को खींचने की कोशिश की तो कार्ल अचानक सतह पर आ गया और अगले दिन ग्रेजुएशन समारोह में वह एकदम पास हो गया। स्नोहिल उसे अच्छी खबर और बुरी खबर बताने के लिए शिविर में आया। अच्छी खबर यह है कि नौसेना ने उसे फिर से गोताखोरी ट्रेनिंग लेने की अनुमति दी गई और बुरी खबर यह है कि चीफ संडे को कार्ल को पास करके श्री पप्पी की बातों को न मानते हुए उन्हें निकाल दिया गया है। वह तब केवल चुप रह सकता था। बिस्तर पर अपना सामान पैक किया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके पिता का रेडियो सही सलामत वापस आ गया। उसे पता चला कि कुछ साल बाद चीफ संडे ने इसे ठीक कर दिया। कार्ल अब नौसेना में एक सीनरी गोताखोर है। उसने जो से शादी भी कर ली है और हाल ही में उसका एक बेटा भी है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे महान मिशन को अंजाम दे रहा है, जिसका नाम समुद्र में डूबे परमाणु बम को ढूंढना है। कमांडर ने उसे बताया कि जब बम फटेगा तो विस्फोट की शक्ति पूरे एरिया को पहले पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। कमांडर संदेह है कि क्या कार्ल अकेले मिशन पूरा कर सकता है, लेकिन उसने फिर से अपनी सफलता के बारे में सभी को साबित कर दिया कि कार्ल की सफलता का पूरे अमेरिका में सीधा ब्रॉडकास्टिंग किया गया। कार्ल को केवल इसलिए तिरस्कृत किया जाता था क्योंकि वह काला था। अब वह एक नायक है। कमांडर ने फिर अन्य सदस्यों को आदेश दिया बम को सतह पर उठाने के लिए, लेकिन जब बम उठाया गया, जब कार्ल जाग गया तो वह चौंक गया कि वह अस्पताल में क्यों है। जो ने उसे सूचित किया कि यह कल की घटना का नतीजा था। उसका पैर लगभग अलग हो गया था और उसे सजा सुनाई गई थी। वह फिर से सामान्य रूप से चलने में असमर्थ हो गया। यह सुनकर वह दंग रह गया। उसे अपने पिता पर शर्म आ रही थी कि वह उसे प्राउड करने में फेल रहा। दूसरी ओर चीफ संडे को अगले दिन उसका डाइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद गंभीर अवसाद के कारण मानसिक अस्पताल में देखा गया। वह अकेला बैठा था। एक नर्स ने उसे अखबार दिया। उसने कल कार्ल की दुर्घटना के बारे में खबर देखी। एक पुराने स्टूडेंट के रूप में उसे अस्पताल में कार्ल को देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। कमांडर और उसके सहायक नौसेना कप्तान के नाम के कुछ देर बाद कार्ल को देखने आए। हैंक्स भी वहां आए। कार्ल ने ठीक होने पर काम पर लौटने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति को देखकर कैप्टन हैंक्स ने अनिच्छा से कहा कि वह कैप्टन हैंक के शब्दों को सुनकर फिर कभी गोता नहीं लगा पाएंगे। फिर उन्होंने मुझे एक गौरवशाली वायुसेना के बारे में एक अखबार की कहानी दिखाई। पायलट जिसके पास केवल एक पैर था, उसने कैप्टन हैंक्स से यह साबित करने के लिए कुछ सप्ताह का समय मांगा कि वह भी पायलट के कर्तव्यों को पूरा करने और नौसेना का गौरव बनने में सक्षम है। उसने डॉक्टर से उसका पैर काटने के लिए भी कहा ताकि ऐसा न हो उसके मिशन में इंटरफेयर करें। जब सभी चले गए, जिसने उनकी बातचीत सुनी थी उसने तुरंत कार्ल को डांटा और उसकी अत्यधिक इच्छा का विरोध किया। कार्ल को परेशान महसूस हुई
कि क्या उसे अपने सपने को छोड़ देना चाहिए और एक छोटे परिवार के साथ सामान्य जीवन जीना चाहिए, या अपने सपनों को पूरा करने के बाद उसे पूरा करना चाहिए। अंततः उन्होंने अपने सपने को फिर से आगे बढ़ाने का फैसला किया। सर्जरी से उबरने के दौरान उन्होंने केवल एक पैर पर रहने की आदत का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जबकि प्रैक्टिस करते समय चीफ आते हैं और कहते हैं कि कल जब उन्होंने कार्ल के बारे में समाचार पढ़ा तो उन्हें लगा कि दोनों का भाग्य क्या होगा। वे दोनों एक ही थे, अर्थात वे दोनों गिर गए थे क्योंकि वे अब गोता नहीं लगा सकते थे। लेकिन एक पुराने स्टूडेंट के रूप में वह जानते थे कि कार्ल चीफ की नजर में कौन थे। कार्ल एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी हार नहीं मानता था। फिर उसने नौसेना के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करने का वादा किया। उसे गोताखोरी में लौटने देने के लिए वह पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी अवधि के दौरान भी उसकी मदद करेगा। नौसेना में कार्ल के भाग्य का डिटर्मिनेशन करने के लिए कॉन्फ्रेंस का दिन आ गया है। दुर्भाग्य से दरवाजे पर एक गार्ड ने कार्ल के बाद चीफ को अदालत कक्ष में प्रवेश करने से रोक दिया। कुछ सवालों के जवाब देते हुए कैप्टन हैंक्स ने गार्डों में से एक को वेट सूट लाने का आदेश दिया। उन्होंने कार्ल को चुनौती दी कि यदि वह 200 किलोग्राम से अधिक वजन वाले वेट सूट में 12 कदम चल सकता है तो वह उसे कमरे के बाहर फिर से गोताखोर बनने की अनुमति देगा। चीफ ने कहा और गार्ड को मजबूर किया कि वह उसे अंदर जाने दे। आखिरकार डर के मारे गार्ड ने चीफ को अदालत कक्ष में प्रवेश करने दिया। जब दरवाजा खोला तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कार्ल की पत्नी के पीछे से बड़े अधिकारी कार्ल को 200 किलोग्राम से अधिक वजन का वेट सूट पहनने के लिए कह रहे थे और उनके बेटे अभी अभी अपने पिता के संघर्ष को देखने के लिए आए थे। चीफ ने बड़े अधिकारियों से यह समझाते हुए नरमी बरतने के लिए कहा कि आम लोगों को इतने भारी वेट सूट में चलना मुश्किल लगता है। लेकिन कार्ल ने आत्मविश्वास भरी नजर से चीफ को कॉन्फिडेंस करना जारी रखा। कॉन्फिडेंस ये साबित कर देगा कि अभाव किसी के लिए अपने सपने को हासिल करने में बाधा नहीं है। अपने छात्रों को देखकर प्रमुख ने कार्ल के फैसले का समर्थन करना चुना। फिर सब कुछ तैयार होने के बाद उन्होंने खड़ा होना शुरू किया और अपने 12 कदम शुरू किए। 1 2 3 4 हे घोड़। अब आप इस लाइव कुकी को रिपोर्ट करें। कार्ल के प्रयासों को देखते हुए वह अंततः अपनी 12 चालें पूरी करने में कामयाब रहे। कप्तान हैंक्स और सभी उच्च अधिकारियों ने फिर कार्ल को नौसेना में फिर से शामिल होने के लिए सहमत होने का फैसला किया। गोताखोरों अचानक सभी दर्शक खड़े हो गए और उत्सव के बीच कार्ल के संघर्ष को देखकर आश्चर्यचकित होकर तालियां बजाने लगे। चीफ को लगा कि एक स्टूडेंट के रूप में उनका कर्तव्य पूरा हो गया है। फिर वे चले गए और उस काले छात्र को अंतिम सलामी दी जिसने उन्हें पढ़ाया था। दोस्तों, आई होप आपको यह मूवी एक्सप्लेन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।